रितु जी और अभिमन्यु दोनों हॉस्पिटल में ही रणविजय जी के पास होते हैं। रितु जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। वह रणविजय जी के कमरे के बाहर ही बैठी होती हैं और अपने चेहरे पर हाथ रखे होती हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अभी भी काफ़ी परेशान सा वहीं खड़ा हुआ होता है। एक तरफ तो अपने डैड की ऐसी हालत से परेशान होता है, तो दूसरी तरफ आज पहली बार वह अपनी मम को इस तरह से टूटा हुआ देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह रितु जी की सिसकियों को सुनता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनके हाथ पर हाथ रखता है। रितु जी अपने चेहरे से हाथ हटाती हैं और उसके चेहरे पर देखने लगती हैं। अभी जब उनकी आंखों में इस तरह से आंसू देखता है, तो उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रितु जी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगती हैं और कहती हैं, अभी तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा ना? वह ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अभी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है, मम, डैड को कुछ नहीं होगा। वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। रितु जी कहती हैं, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। अगर हरविजय मुझे नहीं बता रहे थे, तो मुझे तो उनसे जिद करनी चाहिए थी। अगर मैं उनसे जिद करती, तो कुछ ना कुछ जरूर बता देते। लेकिन सब कुछ फेस किया उसने, वह भी मेरी वजह से। हमेशा मैंने उनके साथ इस तरह से बिहेव किया, जिस वजह से उसे इतनी तकलीफ होती रही है और मैं कुछ नहीं समझ पाई। अभी कहता है, मॉम प्लीज आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, और डैड भी जब आपको ये सब कुछ कहते सुनेंगे ना, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। तो प्लीज मत बोलिए अपने आप को ये सब कुछ, प्लीज मॉम। रितु जी कुछ भी नहीं बोलती हैं और वे और तेज तेज रोने लगती हैं। अभी उनको किसी तरह से संभालता है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और अभिमन्यु को अपने पास बुलाते हैं। रितु जी उनके चेहरे पर देखने लगती हैं, तो अभी कहता है, मम आप बैठिए, मैं मिलकर आता हूँ। रितु जी अपने आंसुओं को पोंछ लेती हैं और कहती हैं, हाँ जाओ। अभिमन्यु डॉक्टर के साथ चला जाता है। रितु जी वहीं पर बैठी हुई होती हैं। थोड़ी देर बाद अभी जब डॉक्टर से मिलकर आता है, तो काफ़ी परेशान होता है। रितु जी कहती हैं, क्या कहा डॉक्टर ने? रणविजय ठीक तो है ना? अभी अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ मम, डैड ठीक है। तो ये लोग हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? रितु जी सवाल करती हैं। हम लोग मिलेंगे, अभी वह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं होगा ना? अभी अपनी नज़र चुराते हुए बताता है। रितु जी कहती हैं, तुम मुझसे सच बोल रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अभिमन्यु कहता है, नहीं मॉम, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा, डैड ठीक है। तभी समीर वहाँ परेशान सा आता है और अभी को देखकर कहता है, अभी ये सब कुछ क्या है? अंकल की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और तुमने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने अभी न्यूज़ में देखा, तो मुझे पता चला और मैं भागकर यहाँ आया। इतना पराया तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना मुझे। अमन्यु समीर को देखता है, तो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वह उसके गले लग जाता है और रोते हुए धीरे से कहता है, मुझे माफ कर देना। तुझे नहीं बता पाया, मम की हालत ऐसी है, मुझे नहीं देखी जा रही है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि डैड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समीर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा, तू देखना। अब मन्नू उससे अलग होकर अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मम को आज तक मैंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा। आज उनको इस तरह से देख करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रितु जी वहीं बेंच पर बैठे हुए अपना सर पीछे दीवार से टिकाई होती हैं। समीर कहता है, तुझे हिम्मत रखनी होगी, तुझे ही आंटी को संभालना है ना? तुम अगर कमजोर पड़ जाओगे, तो फिर आंटी को कौन संभालेगा? अभिमन्यु अपना सिर हाँ में हिला देता है। शेफाली और वरुण हॉल में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले हुए बैठे होते हैं। शेफाली कहती है, वरुण, तुम सच में मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमने अपनी सारी नाराजगी मुझसे दूर कर ली है ना? वरुण कहता है, तुम क्यों बार बार यही बात कह रही हो? मैं भला तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या? शेफाली कहती है, मैंने गलतियां की हैं वरुण, जिससे तुम्हारा हक है मुझ पर नाराज होने का। वरुण कहता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज कभी हो ही नहीं सकता। शेफाली कहती है, यही तो तुमने गलती की, मुझे इतना प्यार करते हो कि कभी भी मैंने गलत किया
तब भी तुमने मुझे गलत नहीं बताया, और जब तुमने बताया तो मुझे और तकलीफ होने लगी। वरुण कहता है, जाने दो ना वह सारी बातें, क्यों उन सारी बातों को सोचकर अब परेशान होना। अब तो सब कुछ ठीक है ना। शेफाली मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। सच में किसी के साथ गलत करके इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। जब हम लोगों ने अच्छा सोचा, अच्छा करने की कोशिश की, तो सच में सब कुछ बहुत अच्छा है ना। वरुण कहता है, हाँ माँ यही तो हमेशा समझाने की कोशिश करती है। शेफाली कहती है, वरुण एक बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वरुण कहता है, क्या हो गया। शेफाली कहती है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। रोशनी भी खुश है क्योंकि ईशान उसके पास है। लेकिन क्या वह पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी। वरुण कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। शेफाली कहती है, मतलब कोई उसके लिए भी तो होना चाहिए ना, जो उसे संभाले। ईशान अभी छोटा है, वह भी उसका सहारा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी तो लगेगा ना कि कोई उसकी केयर करने के लिए होना चाहिए। हम लोग हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी एक लाइफ पार्टनर तो वह डिजर्व करती है ना। वरुण कहता है, हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन रोशनी से हम इस बारे में बात कैसे करेंगे। शेफाली कहती है, नहीं हम अभी तुरंत उससे इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन समय मिलते ही हम उससे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। और जो भी उसकी लाइफ पार्टनर होगा वह भी हमारे साथ इसी घर में रहेगा, ताकि रोशनी ईशान से दूर ना हो सके। मैं उसे कहूँगी कि रोशनी मेरी बहन है और वह मुझे मेरे साथ ही चाहिए। वरुण ये बात सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तो शेफाली कहती है, क्या हो गया, तुम मेरी तरफ देखकर इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो। वरुण कहता है, ये देख रहा हूँ कि मेरी शेफाली कितनी अच्छी है, कितना वह दूसरों के लिए सोचती है। शेफाली कहती है, ये तो मैंने रोशनी से सीखा है। उसने निस्वार्थ भाव से हमेशा सबके लिए बहुत कुछ किया है। जब उसे सब कुछ मिला फिर भी उसने त्याग किया, और उसके लिए भी मैं जितना हो सकेगा उतना करूँगी। वरुण कहता है, और मैं हमेशा इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। शेफाली कहती है, वो तो मैं जानती हूँ। तभी रोशनी वहां पर आ जाती है। वह बहुत ही घबराई हुई होती है। उसको इस तरह से देखकर शेफाली उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ रोशनी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। रोशनी कहती है, वह अंकल। शेफाली उसका हाथ पकड़कर बैठाती है सोफे पर और कहती है, क्या बोल रही हो। रोशनी कहती है, वह रणविजय अंकल की तबीयत बहुत खराब है। मैंने अभी न्यूज़ में देखा, मुझे उनसे मिलना है, उनके पास जाना है। शेफाली वरुण के चेहरे पर देखने लगती है, तो वरुण कहता है, रणविजय अंकल, यानी कि तुम अभिमन्यु सिंघानिया के डैड रणवीर सिंघानिया की बात कर रही हो। रोशनी रोते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। वरुण कहता है, हाँ मैंने भी देखा तो था, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। रोशनी कहती है, मुझे उनसे मिलने जाना है, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दो। शेफाली कहती है, हाँ तो ठीक है, हम लोग चलेंगे ना, तुम ऐसे घबराओ मत, हम अभी चलते हैं। वरुण, तुम ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोलो। वरुण कहता है, हाँ। तभी करुणा जी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, वैसे तो मैं जो बोल रही हूँ इस वक्त बोलना गलत है, लेकिन फिर भी वरुण और शेफाली तुम दोनों का वहाँ जाना ठीक नहीं है। शेफाली कहती है, क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। करुणा जी कहती हैं, देखो जो कुछ भी अतीत में हुआ है वह सब कुछ हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अभिमन्यु सिंघानिया से तुम लोगों की परेशानी रही है, और इस वक्त वो परेशान है, और शायद तुम लोगों को देखकर वह परेशान होगा, इसलिए रोशनी को वहाँ अकेले जाने दो। शेफाली कहती है, माँ आप इसकी हालत देख रही हैं ना। रोशनी कहती है, मैं चली जाऊंगी आंटी, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वरुण कहता है, लेकिन माँ, करुणा जी कहती हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमें उन लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वरुण कहता है, ठीक है माँ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। रोशनी अपना सर हमें हिला देती है और वह तुरंत वहाँ से निकल जाती है। समीर, रितु जी और अभिमन्यु तीनों बाहर ही होते हैं। तभी एक नर्स आती है और अभी की तरफ देखकर कहती है, आपके डैड को होश आ गया है और डॉक्टर ने कहा है आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रितु जी अभी के चेहरे पर देखने लगती हैं, तो वह अपना सिर हाँ में हिलाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर वह अंदर लेकर जाने लगता है। नर्स कहती है, एक बार में सिर्फ
तो लोग ही जा सकते हैं। समीर अभिमन्यु के चेहरे पर देखकर कहता है, तुम जाओ, जाकर अंकल से मिलाओ, मैं यहीं पर बाहर बैठा हूँ। अभी अपना सिर हमें हिला देता है। रितु जी का शरीर पूरा कांप रहा होता है। अभी उनके हाथ को पकड़कर ले जाता है। वहाँ रणविजय जी बेड पर लेटे होते हैं। उनके शरीर से कई मशीनें लगी होती हैं। उन मशीनों से लगातार आवाज भी आ रही होती है। उनको ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। रितु जी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं और वे अभी के चेहरे पर देखने लगती हैं। तो वह अपना सिर हाँ में हिलाता है। रितु जी रणविजय जी का हाथ पकड़ लेती हैं और उनके बालों को सहलाने लगती हैं। वो अपनी आंखें खोलते हैं और वह रितु जी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। वह अपने मास्क को खोल रहे होते हैं तो अभी कहता है, नहीं डैड प्लीज। डॉक्टर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्स उनके ऑक्सीजन मास्क को नीचे कर देती है। रणविजय जी ऋतु जी के चेहरे पर देखते हुए धीरे से कहते हैं, क्या हो गया, इतनी क्यों परेशान हो रही हो। ऋतु जी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं। वह उनके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में रखे हुए कहती हैं, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें मुझसे अपने दर्द को इस तरह से छुपाने का कोई हक नहीं था, समझे तुम। रणविजय जी कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो। ऋतु जी कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। तो रणविजय जी हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है, इस वक्त मुझसे लड़ाई नहीं करनी तुम्हें। रितु जी उनके हाथ को बस अपने गालों में लगाए हुए अपनी नजरें नीची कर लेती हैं। रणविजय जी अभिमन्यु की तरफ देखते हैं और अपना हाथ आगे करते हैं तो अभी उनके पास आगे बढ़कर उनके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। रणविजय जी कहते हैं, अपनी मॉम को नहीं समझा रहे हो, देखो कैसे बच्चों की तरह कर रही हैं। अभी की आंखें भी भरी हुई होती हैं। रणविजय जी कहते हैं, तुम भी ऐसे बिहेव करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और कहता है, एवरीथिंग इज फाइन डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणविजय जी की आंखें भी भीग जाती हैं। वे कहते हैं, अभी मुझे माफ कर दो। अभी हैरानी से उनके चेहरे पर देखता है और कहता है, क्यों डैड, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। रणविजय जी कहते हैं, इतने सालों की मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। जब तुम लोगों से अलग होकर मैं काम करता था ना, तो अपने आप को यही कहता था कि मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जब समय आया तुम्हें सब देने का, तो मैं वह भी नहीं कर पाया। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी वजह से। उनके ऐसे बोलते ही वापस से उनके सिर पर पसीना आने लगता है और उनकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। डॉक्टर ये देखते हैं तो कहते हैं, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया आप रिलैक्स कीजिए और आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। आप लोगों के बात करने से इन्हें और परेशानी हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए दोनों मेरी हर दर्द की दवा है। इनको दूर मत कीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। रितु जी उनके चेहरे पर देखती हैं और कहती हैं, रणविजय अपनी बकवास तुम बंद करो, समझे, और हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे हैं। रणविजय जी अभी को कहते हैं, हो सके तो अपने डैड को माफ कर देना। अभी कहते हैं, डैड आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं खत्म हुआ है। जो हमारा था वह हमारा ही है। उन लोगों ने जो भी चीटिंग किया था ना, उन लोगों को उसका फल मिल गया है। उन लोगों ने आपके साथ चीटिंग करके उन पेपर्स को बनवाए थे ना, लेकिन अब आपने वह सब मेरे नाम कर दिया है तो उनको जो भी मिला है वह सब इनवैलिड हो गया है। जो हमारा था वह हमारे पास ही है। ये सुनकर रणविजय जी बस उसके चेहरे पर हैरानी से देखने लगते हैं। अभी कहता है, हाँ डैड, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। रितु जी भी हैरानी से अभी के चेहरे पर देखने लगती हैं तो वो अपनी पलकें झपकाता है। रणविजय जी रितु जी की तरफ देखकर कहते हैं, सुना तुमने रितु, अभी ने क्या कहा, सब हमारे पास ही है। रितु जी कहती हैं, बिल्कुल सही कहा उसने। रणविजय जी अभी के गाल पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे पता था मेरा अभी कभी भी मेरी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा। अभी कहता है, डैड अब आप जल्दी से बस ठीक हो जाइए और घर चलिए, फिर हम लोग और भी सब प्लान करेंगे और आपके जो ड्रीम है उसको भी पूरा करेंगे। रणविजय जी कहते हैं, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन अपनी मम को संभालो। देखो इतनी छोटी सी परेशानी से इतना घबरा गई। अभिमन्यु कहता है, नहीं डैड, मम को तो आप ही संभालेंगे, मैं नहीं संभालूंगा। रणविजय जी कहते हैं, देख रही हो रितु, इसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तुम्हें तो सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। रितु जी कहती हैं, हाँ तो बिल्कुल सही ही कह रहा है वह।
तुम्हारी ड्यूटी है मुझे संभालने की, और तुम्हें ही संभालना भी होगा, समझे? रणविजय जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। रितु जी और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे का बस चेहरा देखने लगते हैं, और फिर वह लोग रणविजय जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। रणविजय जी की तबीयत जब और खराब होने लगती है तो अभिमन्यु उनसे यह कह देता है कि सारे शेयर्स उनके ही पास है, जिससे उनको एक उम्मीद मिल जाती है। वह लोग बाहर आ जाते हैं। रितु जी कहती हैं, अभी तुमने रणविजय से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं जानती हूँ कि इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन इस तरह का झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये आगे के लिए और परेशानी खड़ी कर सकता है ना। अभी कहता है, मम मुझे अभी यही सही रास्ता लगा तो मैंने यह किया, और आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं डैड को इस तरह से और बीमार होते हुए देखूं? मैं नहीं देख सकता, और मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आप देखिएगा। रितु जी काफ़ी निराशा से कहती हैं, कैसे करोगे बेटे ये सब कुछ? उन लोगों ने रणविजय को धोखा दिया है। तुम्हें लगता है कि वह लोग इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ देंगे? अभी गुस्से से कहता है, छोड़ना तो उन्हें पड़ेगा ही। आप देखिएगा, मैं अपना सब कुछ वापस लेकर ही रहूँगा, और वह इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वह बिजनेस, वह प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए क्योंकि उन लोगों ने मेरे डैड को हर्ट किया है, और उसका बदला मैं उन लोगों से लेकर ही रहूँगा। लेकिन मम, आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। आपको डैड को इन सब से दूर रखना होगा। किसी भी हाल में उन तक ये सारी बात नहीं पहुंचनी चाहिए। रितु जी कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हाल में रणविजय तक इन सब बातों को नहीं पहुंचने दूंगी। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। रितु जी उसको गले लगा लेती हैं और कहती हैं, प्राउड ऑफ यू माई सन, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरे बेटे हो। अभी कहता है, मम ऐसा कुछ नहीं है, लकी तो मैं हूँ कि आप और डैड मेरी लाइफ में है, एंड आई प्रॉमिस मम, मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। रितु जी उससे अलग होकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती हैं, मुझे पता है कि तुम सब ठीक कर दोगे। तभी अभी का फोन बजता है, वो देखता है और कहता है, मिस्टर कपूर का ही कॉल है, मैं बात कर लेता हूँ। रितु जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। वह उनके मैनेजर से बात करता है और उनको कुछ पेपर्स के लिए कहता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है और रितु जी को कहती है कि आपको मिस्टर सिंघानिया अपने पास बुला रहे हैं। रितु जी वहाँ से चली जाती हैं। समीर कहता है, अभी तूने अंकल से भी झूठ बोल दिया, आंटी को भी ये भरोसा दिला दिया, लेकिन यह सब कुछ करेगा कैसे? ये सब कुछ करना उतना आसान नहीं होगा। अभिमन्यु कहता है, मैं जानता हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में सब कुछ ठीक करके ही रहूँगा। समीर कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो तू बिना किसी झिझक के मुझे कहेगा, मैं डैड से भी बात कर लूँगा। अभिमन्यु कहता है, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ है, तुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। समीर कहता है, हाँ जानता है, फिर भी हर बार अकेले ही सबसे लड़ने के लिए जाना चाहता है, अपने दोस्त को कभी याद नहीं करता। अभी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा परेशान हो गया था, और कुछ नहीं। समीर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी सामने देखकर हैरान हो जाता है। अभी उसके चेहरे पर देखता है, और फिर उसकी नज़र जिस तरफ होती है उस तरफ देखता है तो वहाँ रोशनी खड़ी होती है। उसको देखकर अभिमन्यु की मुट्ठियाँ भिंच जाती हैं। वह गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। रोशनी पास में आती है, उसकी आंखें भीगी हुई होती हैं। वह अभी के चेहरे पर देखकर कहती है, वह मैंने न्यूज़ में देखा, अंकल ठीक तो है ना? अभिमन्यु के जबड़े कसे हुए होते हैं। वह बस रोशनी के चेहरे पर देखकर अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबाता है, जिससे उसकी जीभ से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वह बस उसे घूरे जा रहा होता है। समीर उसके चेहरे के गुस्से को देखकर समझता है तो वह कहता है, मैं बात करता हूँ। अभिमन्यु समीर के चेहरे पर देखकर कहता है, इसे बोल कि यहाँ से चली जाए, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना है। अभी अपना चेहरा दूसरी तरफ देखने लगता है। समीर रोशनी के पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रोशनी अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहती है, मुझे अंकल को देखना है, उनसे मिलना है, प्लीज़ मुझे एक बार मिलने तो दो। समीर उसे समझाता है, रोशनी बात को समझने की कोशिश करो, तुम जाओ यहाँ से, और अंकल बिल्कुल ठीक हैं, प्लीज़ चली जाओ। रोशनी मिन्नतें करती है, बस मैं एक बार देख लूँगी तो फिर चली जाऊँगी, प्लीज़ मुझे एक बार देखने दो। वह कुछ कदम आगे बढ़ती है तो अमान्य उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्यों आई हो तुम यहाँ? किस हक से आई हो?
क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम हम लोगों के लिए सिर्फ एक अजनबी हो, और किसी अजनबी को मैं अपनी फैमिली के आसपास नहीं आने दूंगा। वह भी तब जब मेरे डैड इस हाल में है। रोशनी के आंसू उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वह तुरंत अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, मैं आपसे किसी भी बात के लिए बहस नहीं करना चाहती हूँ। अंकल मुझे अपनी बेटी कहते हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास जाऊं। अब मन्नू गुस्से में कहता है, अब तुम्हें यह याद आया कि वह तुम्हें अपनी बेटी कहते हैं? तब तुम ये क्यों भूल गई थी जब झूठ बोलकर और धोखा देकर चली गई थी? तब तुम्हें ये याद नहीं आया था? तब तुम्हें उनका प्यार, उनकी केयर याद नहीं आई थी? अब इस वक्त यहाँ आकर क्या बताने आई हो कि तुम बहुत अच्छी हो, दिल की बहुत साफ हो, तुम्हें लोगों की बहुत फिक्र है? लेकिन क्या फायदा है इन सबको दिखाने का? इस वक्त तो हमें तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए लोग हैं। ओह हाँ, समझ गया। अब तुम कुछ दिन वहां रह ली हो तो शायद उन लोगों ने फिर अपना कोई रंग दिखा दिया होगा, तो तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ गई होगी। तो सोचा वह परिवार तो बेवकूफ़ है ही, तो चलो थोड़ा अपने आप को अच्छा दिखाने का नाटक करती हूँ, तो वो लोग मुझे अपना लेंगे। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी भोली सूरत में मैं तो बेवकूफ़ नहीं बनने वाला हूँ, और मैं तुम्हें अपने परिवार के आसपास भी नहीं आने दूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं अंकल से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मुझे उनसे मिलना है, रोशनी अभी की आंखों में देखते हुए बोलती है। और मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर उनकी तकलीफ और बढ़े। वैसे भी हमारी फैमिली के पास अभी बहुत प्रॉब्लम है, और मैं एक और प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहता। समीर प्लीज इसे बोलो कि यहाँ से चली जाए, वरना मजबूरन मुझे गार्ड्स को बुलवाना होगा और कहना होगा कि ये मेरे डैड को परेशान करने के लिए आई है। समीर रोशनी को कहता है, प्लीज रोशनी चली जाओ यहाँ से। यहाँ किसी तरह का ड्रामा मत करो। डॉक्टर ने अंकल को किसी तरह के स्ट्रेस लेने से मना किया है। प्लीज चली जाओ। रोशनी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अभी कहता है, कितनी बड़ी नाटकबाज है ना, क्या समझकर यहाँ आई है कि एक बार फिर उन लोगों को हर्ट कर दूंगी। अभी काफी तकलीफ से यह बात बोलता है। समीर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, छोड़ना, उसके बारे में अभी सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी हमें जो सब कुछ उलझा हुआ है उसे ठीक करना है ना? अभी अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली पर होगा और किसी पर भी नहीं। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ। रितु जी रणविजय के पास बैठे हुए होती हैं। वह बिल्कुल चुपचाप बस उनके चेहरे पर देख रही होती हैं। रणविजय जी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, क्या हो गया? बीमार मैं हूँ और चुप तुम हो गई हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो, तब से यहाँ चुपचाप बैठी हुई हो। रितु जी उनके चेहरे पर देखते हुए धीरे से कहती हैं, क्या बोलूँ मैं? रणविजय जी कहते हैं, कुछ भी। तुम तो मुझे डांटती भी हो तो फिर भी मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से चुपचाप मत बैठो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। रितु जी कहती हैं, अच्छा नहीं लग रहा तो फिर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और चलो घर, ताकि मैं तुम्हारे साथ खूब लड़ सकूं, खूब झगड़ सकूं। इतना बोलते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रणविजय जी ये देखकर उनके आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, रितु क्या है ये? क्यों नहीं तुम खुद को संभाल रही हो? तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह से देखकर अभी और कितना ज्यादा अपसेट हो जाएगा ना? तुम ये बात समझती हो ना? रितु जी कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह से मैं नहीं देख सकती। रणविजय जी कहते हैं, प्लीज रितु, संभालो खुद को और अभी को भी। रितु जी कहती हैं, अभी बहुत समझदार है, तुम्हें पता है वह मुझे संभाल रहा है। रणविजय जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वह अपनी तकलीफ नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी तुम उसे संभालो ना। रितु जी कहती हैं, मैं कोशिश करूंगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। रणविजय जी कहते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम अपना ख्याल रख लोगी और अभी को भी संभाल लोगी, मुझे पता है। रितु जी कहती हैं, तुम अगर बकवास करोगे ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से और आऊंगी भी नहीं तुम्हारे पास, तुम भी देख लेना। रणविजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस यही तो तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा देखना था। रितु जी कहती हैं, मेरा गुस्सा देखने के लिए इस तरह की बकवास करोगे तो मैं सच में चली जाऊंगी। रितु जी आगे कहती हैं,
हाँ जानते हो, फिर भी मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? रणविजय जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। रितु जी कहती हैं, सब जानती हूँ मैं, पर मुझ पर एक बार तो भरोसा कर लेते ना तुम। रणविजय जी कहते हैं, मैं बहुत घबरा गया था, तुम्हें खोने के डर से, अभी के खुद से दूर जाने के ख्याल से। रितु जी कहती हैं, हाँ, और अपनी क्या हालत कर ली? तुम हमें नहीं खो सकते तो क्या हम तुम्हें खो सकते हैं? बोलो, क्या हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं? रणविजय जी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो प्लीज। मैं रितु जी कहती हैं, इस बार माफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा करोगे ना तो बात नहीं करूँगी मैं तुमसे। रणविजय जी कहते हैं, आप कभी नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस तरह से रहोगी ना। मुझे मेरी रितु ऐसी ही चाहिए। रितु जी उनकी आंखों में देखते हुए अपना सिर हिला देती हैं। अब मन्नू का रोशनी से इस तरह से बिहेव करना रोशनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है। वह हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, अब मन्नू, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन आपको एक बार तो मुझे अंकल से मिलने देना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन एक बार तो आपको मेरे दर्द को समझना चाहिए था ना। नहीं, लेकिन आप क्यों समझेंगे मेरे दर्द को? हर बार तो आपने समझा है और मेरा साथ भी दिया है। इस बार आपने बिल्कुल सही किया। मेरी गलती की यही सज़ा है, और यही क्यों, इससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए मेरी गलतियों की। आप लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा अच्छा किया है। ईश्वर इन लोगों के साथ कभी कुछ गलत मत होने दीजिए, बस सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। अब मन्नू की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिएगा, उन्हें किसी तरह की परेशानियों का कोई सामना ना करना पड़े। वह बहुत अच्छे हैं। मुझे आज ये सब कुछ कहने के बाद भी पता नहीं क्यों उनकी आंखों में मैंने सिर्फ तकलीफ ही देखी है। उन जैसे अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा मत होने दीजिएगा, प्लीज़ कुछ बुरा मत होने दीजिएगा। अभिमन्यु अपने केबिन में आ जाता है और वह सलोनी को बुलाता है और कहता है, सलोनी, मैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम दे रहा हूँ, क्या तुम इसे कर पाओगी? सलोनी कहती है, सर, आप एक बार कहकर तो देखिए। अभिमन्यु कहता है, हमारी कंपनी के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन सब की लिस्ट निकालो और चेक करो कि उनमें से कितने शहर में हैं। जो भी शहर में है उन सबके साथ 1 घंटे में मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ, और जो भी इस शहर में नहीं है उन सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी मीटिंग करवाओ। और मैं ये नहीं जानता कि तुम लोगों को कैसे कन्विंस करोगी, लेकिन तुम करो कन्विंस और उन्हें मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस में बुलाओ। समझ लो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी जॉब का टेस्ट है। सलोनी काफ़ी उत्साह से कहती है, सर, मैं अपना 100% दूंगी, और आपने जो भी ऑर्डर दिए हैं मैं उन सबको फॉलो करूंगी। और कोई ऑर्डर? अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। सलोनी कहती है, सर, मैं जानती हूँ कि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप परेशान हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी एम्प्लॉय की तरह मैं आपकी हेल्प करूँ। अभिमन्यु कहता है, फिलहाल के लिए तुम इतना ही कर दो, बाकी आगे का काम इसके बाद बताऊंगा। सलोनी कहती है, ओके सर। सलोनी इन्वेस्टर्स की लिस्ट निकालती है और उनके साथ मीटिंग भी अरेंज करवा देती है, जो कि करना उसके लिए भी आसान नहीं होता है। वह काफ़ी मेहनत करने के बाद उन लोगों को मीटिंग के लिए कन्विंस कर पाती है, और जो मौजूद नहीं होते उनका भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अरेंज करवाती है। अभी को जब यह सब कुछ पता चलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वह उन लोगों के साथ बैक टू बैक कई मीटिंग करता है, क्योंकि वह सभी एक टाइम पर नहीं आ पाते हैं। मीटिंग के बाद सलोनी अभिमन्यु के पास जाती है और कहती है, सर, और कोई काम है क्या? अभिमन्यु कहता है, नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम आगे भी कंपनी के लिए इसी तरह से काम करोगी। सलोनी कहती है, सर, मुझे खुशी होगी अगर मैं कंपनी के कोई काम आ सकी तो। अभिमन्यु अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु अपनी कोशिशों से काफ़ी हद तक अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स को अपने डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा उनके पार्टनर्स के शेयर को ले सके और उसके डैड जो चाहते हैं वो कर सके। रणविजय जी की हालत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है, तो डॉक्टर्स उनको घर ले जाने की परमिशन दे देते हैं। ऋतु जी और अभिमन्यु के लिए थोड़ी राहत की बात होती है, लेकिन उनके लिए इसमें थोड़ी टेंशन भी होती है कि घर आने के बाद रणविजय जी कहीं ऑफिस के काम में उलझने की कोशिश करेंगे। अभिमन्यु ऋतु जी से कहता है, मम, आपको डैड को इन सब चीज़ों से किसी भी तरह से दूर रखना होगा। वह अगर
इन सब में एंगेज होने की कोशिश करें, फिर भी आपको नहीं होने देना है। मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ संभालें, आप डैड को संभालें। रितु जी कहती हैं, तुम परेशान मत हो, मैं रणविजय को किसी बात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। रणविजय जी अपने कमरे में बेड पर आराम कर रहे होते हैं। रितु जी उनके पास सूप लेकर जाती हैं और पीने के लिए कहती हैं। रणविजय जी अपना चेहरा बनाते हुए कहते हैं, रितु, वहाँ डॉक्टर तो मुझे बीमार समझकर मेरी केयर कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ तुम भी उनके जैसा रिएक्ट कर रही हो। हर कुछ देर पर कुछ खाने के लिए दे रही हो, दवाइयाँ दे रही हो। वैसे तो मैं ठीक होने की बजाय और बीमार ही हो जाऊंगा, और मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। रितु जी कहती हैं, क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे ये बात समझ में आ जाएगी, तो नहीं कहूँगी कुछ भी। अब ज़्यादा जिद मत करो और चुपचाप से उठकर ये सूप पियो। रणविजय जी कहते हैं, हाँ पीना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो तुम मानने वाली हो नहीं। रितु जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल मानने वाली नहीं हूँ। तभी वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है। रणविजय जी उसे देखकर कहते हैं, अभी अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम अपनी माँ को समझाओ ना, ये तो डॉक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है मुझ पर। हर कुछ देर पर कुछ दवाइयाँ, कुछ खाने की चीज़ें। मैं इस सबसे बीमार फील कर रहा हूँ। अभिमन्यु चुपचाप उनके चेहरे पर देख रहा होता है। रणविजय जी कहते हैं, ओ मैंने भी किसे कह दिया, तुम तो अपनी मम को कुछ कहने से रहे। छोड़ो, मैं पी ही लेता हूँ। अभी उनके पास बैठ जाता है और कहता है, डैड मैं आपको एक बात कहूँ। रणविजय जी थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, हाँ कहो ना। अभिमन्यु कहता है, अभी तो मौका है, आप मम से अपनी खूब केयर करवा लीजिए, थोड़ा सा उनको परेशान कीजिए, जैसा कि आप कहते थे पहले, और कहते थे कि आपको बहुत अच्छा लगता है जब मम आपके आगे पीछे घूमती है। तो और आपका ये ड्रीम भी था कि ऐसा हो, तो अभी जब ऐसा हो रहा है तो फिर एंजॉय कीजिए ना। रणविजय जी अभी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ये तुम सीक्रेट बात इस तरह से कहोगे तो तुम्हारी मम जो ये गरम गरम सूप लेकर खड़ी है, ये मुझे पिलाएंगी नहीं, मेरे चेहरे पर फेंक कर चली जाएंगी। इस बात से अभिमन्यु काफी तेज हंसता है। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर ऐसी हंसी देखकर रणविजय जी उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ऐसे ही हंसते रहो, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हंसी देखूंगा ना तो और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे दवाइयों की भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुरंत अपना चेहरा वापस से नॉर्मल कर लेता है। रणविजय जी कहते हैं, क्या हो गया। अभी कहता है, नहीं कुछ भी नहीं डैड। रणविजय जी कुछ बोल रहे होते हैं तो रितु जी कहती हैं, तुम जानबूझकर बातें बना रहे हो ना, ताकि यह सूप ठंडा हो जाए और तुम्हें ना पीना पड़े। अभी तुम उठो यहाँ से, मुझे इसे खुद सूप पिलाना होगा, फिर इसे समझ में आएगा, वरना यह ऐसे ही बहाने करता रहेगा। रितु जी उनके पास बैठ जाती हैं और खुद सूप पिलाने लगती हैं। रणविजय जी कहते हैं, रितु तुम्हारा बेटा भी यहीं पर है, तो थोड़ा अपनी केयर कम करो, वरना उसे जेलसी होगी। रितु जी कहती हैं, वह तुम्हारी तरह नहीं है समझे। अब बकवास बंद करो और सूप पियो, तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। रणविजय जी मुस्कुरा देते हैं। रितु जी उनको सूप पिलाकर उनको दवाइयाँ दे देती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। रणविजय जी कहते हैं, क्यों मेरी नर्स बनी हुई हो, क्यों नहीं किसी को अपॉइंट कर लिया तुमने। मेरी वजह से खुद कितना काम करती हो, मैंने आज तक कभी तुम्हें इतना सब कुछ करते हुए नहीं देखा है। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता है। रितु जी कहती हैं, गुस्सा आ रहा है ना, तो खुद पर गुस्सा कर लो, लेकिन ये सब कुछ नहीं बदलने वाला है। और मैं हूँ, तो मैं किसी को क्यों तुम्हारी केयर करने दूँ। और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है समझे। रणविजय जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। रितु जी वहां से चली जाती हैं। रणविजय जी कहते हैं, अभी कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। अभी कहता है, हाँ डैड कहिए ना। रणविजय जी कहते हैं, ऑफिस का काम सही चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ गया है ना। तुम्हारी मम मेरे कारण यहाँ पर है, मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा लोड दे दिया ना। तुम एक बार तुम्हारी मम को कन्विंस कर लो ऑफिस जाने के लिए, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी कहता है, डैड मुझ पर कोई लोड नहीं है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस में, वह सब मेरी हेल्प करते हैं, मुझे तो बस बैठकर पेपर साइन करने होते हैं। रणविजय जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा कई साल मैंने भी वहीं बैठकर पेपर साइन किया है, मुझे पता है कि ये कितना आसान है, इसलिए मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है समझे।
अभी हल्का मुस्कुराकर अपनी नज़र नीचे कर लेता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वह रणविजय जी के मैनेजर का होता है। तो वह कहते हैं, डैड इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आता हूँ। अभी वहाँ से चला जाता है। रणविजय जी अपने आप से कहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कुराहट मुझे झूठी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपाने की कोशिश करते हो मुझसे। सलोनी अपनी जगह पर बैठी हुई होती है और बार बार झांककर अभिमन्यु के केबिन की तरफ देख रही होती है। तभी उसकी बगल में बैठी एम्प्लॉय कहती है, क्या बात है, तुम बैठी यहाँ हो और ध्यान सर के केबिन की तरफ क्यों है? सलोनी कहती है, बस सर अभी तक आए नहीं है ना, तो वही देख रही हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। वैसे तो कभी देर नहीं होती है उनको आने में। वो कहती है, सर के और भी मीटिंग वगैरह होती हैं तो वहीं गए होंगे, इसलिए नहीं आए अभी तक। सलोनी कहती है, वैसे सर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि वह अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक काम करो, तुम उनको कॉल करो और कहना कि सर मैं सलोनी बोल रही हूँ, आपकी असिस्टेंट। आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए हैं? वो एम्प्लाई कहती है। सलोनी उसकी तरफ देखने लगती है तो वह कहती है, तुम बिना कुछ भी बकवास करती हो। वह इस कंपनी के बॉस हैं। वह कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इसमें हम उनसे सवाल पूछेंगे क्या? सलोनी उदास हो जाती है और कहती है, नहीं मतलब वह। वो एम्प्लॉय कहती है, तुम्हें जो काम मिला है ना, तुम वह कर लो, वरना सर आएंगे और पूछेंगे कि वह काम क्यों नहीं हुआ है। तो तुम ये बताना कि मैं ये सोच रही थी कि आप क्यों नहीं आए हैं। सलोनी कहती है, तुम सही कह रही हो। वह फाइल को उठाकर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र केबिन के अंदर जा रहे अभिमन्यु पर पड़ती है और वह तुरंत एक्साइटेड होकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसकी बगल में बैठी एक एम्प्लॉय कहती है, क्या हुआ? वह मुस्कुराते हुए कहती है, सर आ गए, मैं आती हूँ। वह तुरंत अभी के केबिन में चली जाती है। अभी फ़ोन पर बात कर रहा होता है। सलोनी बस चुपचाप उसके चेहरे पर देख रही होती है। अभी कॉल कट करने के बाद उसके चेहरे पर देखकर कहता है, क्या बात है, कुछ काम है क्या? सलोनी कहती है, हाँ सर, वो आपने जो काम दिया था वह कंप्लीट हो गया, तो आप एक बार उसे देख लीजिए। ठीक है रख दो, मैं उसे बाद में देख लूँगा। अभी एक फाइल को उठाते हुए बोलता है। सलोनी फाइल को वहीं रख देती है, लेकिन अभी भी वह अभिमन्यु को ही देख रही होती है। अभी फाइल में देखते हुए ही कहता है, क्या हो गया, कुछ और कहना है क्या? सलोनी तुरंत अपना सर नामे हिलाकर कहती है, नहीं सर कुछ भी नहीं। अभी कहता है, तो ठीक है तुम जाओ, जाकर काम करो। मुझे कुछ ज़रूरी होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। सलोनी वहाँ से जाने लगती है। वह निकल ही रही होती है। तभी अभी देखता है कि उसकी ड्रेस के पीछे से जिप खुली हुई है। अभी उसे कहने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह केबिन से निकल जाती है। अभी अपना फ़ोन निकालता है और उसे कहने की कोशिश करता है। फिर वह अपने आप से कहता है, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा तो वह क्या सोचेगी? तभी उसके फ़ोन पर रितु जी का कॉल आ जाता है। अभी परेशान होकर तुरंत कॉल रिसीव करता है और कहता है, हाँ मम कहिए, डैड ठीक तो है ना? हाँ अभी सब ठीक है। वह धीरज का कॉल आया था। उसने बताया कि तुमने उससे बात की है कि हम आगे कैसे क्या करेंगे। लेकिन बेटा इसमें कुछ रिस्क हो सकता है ना? रितु जी बोलती हैं। अभी कहता है, हाँ मम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते हैं ना। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। रितु जी कहती हैं, हाँ करना होगा, लेकिन फिर भी। अभी कहता है, मम आप एक बार सब कुछ देख लीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये करना सही नहीं है तो फिर मैं नहीं करूँगा, ठीक है? रितु जी कहती हैं, ठीक है। रितु जी कॉल कट कर देती हैं। अभी वहाँ से एक फाइल उठाता है और बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र वापस से सलोनी पर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे उससे कहे। वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े दो मेल एम्प्लॉय पर जाती है, जो कि वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। अभी गुस्से से उनको घूरते हुए लगभग चिल्लाता है, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों के पास? जाकर अपना काम करो। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी को अब भी कुछ समझ में नहीं आता कि वह कैसे सलोनी को कहे। तभी वह देखता है कि सलोनी ने अपने बालों में जूड़ा बनाया हुआ है और उसमें पेन लगाया हुआ है। अभी कुछ सोचता है और उसके पास चला जाता है। सलोनी अभी को इस तरह से देखकर हैरान होती है और कहती है, सर कुछ चाहिए? अभी उसके डेस्क पर रखी एक रैंडम फाइल उठा लेता है और उसे देखने लगता है। सलोनी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अभी कहता है, एक पेन देना। वह इस तरह से अचानक पेन मांगता है
तो सलोनी इधर उधर देखने लगती है। अभी कहता है, इधर उधर क्या देख रही हो? ऑफिस के एसेट को तुमने अपना पर्सनल एसोसरी समझ रखा है। ये बाल में पेन क्यों लगा कर रखा हुआ है तुमने? इसे निकालो अभी। सलोनी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। अभी कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, निकालो। सलोनी पेन को निकाल कर अभी को दे देती है। अभी उस पेन को और फाइल को लेकर वहां से चला जाता है। सलोनी को आज पहली बार अभी का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो अपने आप से कहती है, ये क्या था? एक पेन के लिए उन्होंने मुझे इस तरह से बातें सुना दी। मुझे तो लगता था कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बिहेवियर। ये बोलकर वह वापस से अपने बालों का जूड़ा बना लेती है और उसमें अपने बैग से जूड़ा पेन निकाल कर लगाती है। तभी एक उसके साथ काम करने वाली एम्प्लॉय कहती है, क्या कर रही हो? तेरे पीछे की ड्रेस की जेब खुली हुई है। ये सुनते ही वह तुरंत अपने बालों को खोल लेती है और हैरानी से उसके चेहरे पर देखती है। वह कहती है, हाँ। सलोनी कहती है, मैं अभी सही करके आती हूँ। वह वहाँ से बाथरूम में चली जाती है और अपनी ड्रेस को ठीक करती है और तभी उसे ध्यान आता है कि अभी ने उसे क्यों बालों में से पेन निकालने के लिए कहा था। वह शीशे में अपने चेहरे पर देखकर हल्का शर्माते हुए कहती है, मैं कितनी स्टूपिड हूँ जो समझ रही थी कि वह मुझे पेन के लिए डांट रहे हैं, जबकि मेरी हरकत, ओह, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? और मुझ बेवकूफ़ ने उनके बारे में कितना गलत सोच लिया। कितने अच्छे हैं वह, कितनी केयर करते हैं वह सबकी। मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए ना, लेकिन मैं कैसे उनका थैंक यू बोलूँगी? नहीं, मुझे उनको थैंक यू बोलना ही होगा। मैंने उनके बारे में गलत सोचा ना, तो मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए। सलोनी अभी के केबिन में जाती है। अभी उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। सलोनी कहती है, सर मुझे पता है आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे कुछ कहना था आपसे। अभिमन्यु कहता है, हाँ बोलो। सलोनी कहती है, थैंक यू सर। अभिमन्यु कहता है, इस तरह से अचानक थैंक यू क्यों? सलोनी कहती है, सर पता नहीं, बस आपको बोलने का दिल किया, इसलिए मैंने बोल दिया। अभिमन्यु कहता है, तो फिर अपने दिल की मत सुनो, अपने दिमाग की सुनो और इस वक्त जाकर अपना काम करो। फालतू की बातों में मत उलझो और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आया करो, ठीक है? सलोनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, कभी कभी कितने खड़ूस की तरह बिहेव करते हैं ना, वैसे बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। सच में मैंने इस तरह का स्वीट इंसान कभी भी नहीं देखा है। कितनी केयर भी करते हैं और मुझे तो ये सोच सोच कर ही इतना अच्छा फील हो रहा है कि वह सभी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सच में वह कितनी लकी होगी जो इनकी लाइफ में होगी। आज तक मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि उनकी लाइफ में कोई है या नहीं। वैसे तो मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता तो पता चलता ही ना। लेकिन वे कितने सीक्रेट रखते हैं, तो वह किसी को बताएंगे भी तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी पता करने की कि उनकी लाइफ में कोई है या नहीं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि वह लकी कोई है भी या नहीं, या सर को अभी भी वैसे ही किसी का इंतजार है। अब मन्नू जैसे सब कुछ भूलकर पूरी तरह से अपने काम में लगा होता है। उसे किसी तरह से भी अपने डैड के इतने सालों की मेहनत को बचाना होता है। उसके ना तो घर आने का कोई समय होता है और ना जाने का कोई हिसाब। एक दो दिन तो वो घर वापस भी नहीं आता है और ऋतु जी से कहता है कि वह रणविजय जी के साथ ही रहें और किसी तरह से उन्हें किसी बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि किसी तरह कोई भी स्ट्रेस उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जिस वजह से ऋतु जी भी ऑफिस नहीं जाती हैं। उनको जो भी काम होता है वह घर से ही करती हैं। रणविजय जी इस बात के लिए उनको कहते भी हैं। उन दोनों ने उनको इस तरह से घर में कैद करके रख दिया है। ऋतु जी उन्हें साफ कहती हैं, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक किसी तरह का काम का प्रेशर उनको ना दिया जाए। ऋतु जी हॉल में ही बैठकर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही होती हैं। तभी रणविजय जी वहां पर आते हैं और कहते हैं, ऋतु, ये टाई देखो तो बंध ही नहीं रही है। इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और अभी लगभग पिछले 15 दिनों से घर पर हूँ, तो ये टाई बंध ही नहीं रही है। थोड़ा देखो तो। ऋतु जी पहले हैरानी से उनको देखती हैं, फिर कहती हैं, टाई तो मैं बांध दूंगी, लेकिन अब तुम रेडी होकर जा कहाँ रहे हो? रणविजय जी कहते हैं, ऑफिस जा रहा हूँ। अब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। ऋतु जी कहती हैं, अच्छा, किसने कहा तुमसे जाने के लिए? रणविजय जी कहते हैं, मुझे कोई क्यों कहेगा? मैंने सोचा कि थोड़ी सी अभी की हेल्प हो जाएगी और तुम भी मेरी वजह से घर पर ही रहती हो। मैं नहीं करूँगा कोई काम, बस चलता हूँ ऐसे ही ऑफिस।
रितु जी कहती हैं ठीक है, मैं अभी को कॉल करती हूँ और उसे बताती हूँ कि तुम क्या जिद कर रहे हो। रणविजय जी कहते हैं तुम फिर उसे परेशान क्यों कर रही हो? पहले से मैं कम परेशान है क्या? एक तो मैं बीमार हो गया, तुम मेरे कारण ऑफिस जाती नहीं हो और हमारे बच्चे पर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। ये उम्र उसकी इतनी काम करने की नहीं है। अभी तो उसे दुनिया देखना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और तुमने उसे कितने काम में उलझा दिया है। वैसे तुम्हें तो खुशी हो रही होगी क्योंकि तुम तो चाहती थी कि वे ऐसे ही काम करे। रितु जी इस बात से कुछ भी नहीं बोलती हैं। रणविजय जी कहते हैं क्या हुआ, कुछ तो बोलो। रितु जी उदासी से कहती हैं तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं चाहती थी कि अभी इस तरह से काम में एंगेज हो जाए, लेकिन जब ऐसे उसे देख रही हूँ कि इस तरह से काम में उलझे हुए ना, तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपना सारा प्रेशर उस पर दे दिया हो। सच में ना तो मैं एक अच्छी वाइफ बन पाई और ना ही एक अच्छी माँ। रितु जी की आंखें भर जाती हैं। रणविजय जी उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रितु, ये सब तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी वाइफ हो और उससे भी ज़्यादा अच्छी माँ। रितु जी कहती हैं मैं जानती हूँ कि तुम इसलिए कह रहे हो ताकि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन जो सच है वह तो नहीं बदल सकता ना। अगर मैं अच्छी वाइफ होती तो तुम इस तरह से बीमार नहीं हुए होते और ना अभी इस तरह से काम में परेशान होता। रणविजय जी उनका हाथ पकड़कर बिठा देते हैं और कहते हैं तुमने कहाँ से ये सब कुछ सीख लिया है? हर छोटी छोटी बात पर खुद को ब्लेम करने लगी हो। यू आर ऑलवेज परफेक्ट। और अब से ऐसा कुछ कहा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। तुम चाहती हो कि मैं घर पर ही रहूँ तो मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, लेकिन तुम किसी तरह से परेशान मत हो प्लीज़। रितु जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। रणविजय जी कहते हैं मैं चेंज करके आता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। रितु जी कहती हैं एक बार अभी सब कुछ ठीक कर दे, उसके बाद मैं उसे इन सब में उलझने नहीं दूंगी। हॉल में शेफाली और कर्णा जी बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो लोग रोशनी को भी वहाँ पर बुलाते हैं। रोशनी वहाँ आती है तो शेफाली कहती है रोशनी, आज मैं और माँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों को मोहित की शादी के लिए निकलना है। अब सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है और मोहित वहाँ पर परेशान हो रहा है, तो तुम भी चलो हमारे साथ। तुम भी अपने लिए शॉपिंग कर लेना। तुमने कुछ भी नहीं लिया है। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। कर्णा जी कहती हैं क्या हुआ बेटा, कुछ सोच रही हो क्या? रोशनी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी आप लोगों के साथ। शेफाली कहती है क्यों, तुम क्यों नहीं आ पाओगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। रोशनी कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन कर्णा जी कहती हैं तो फिर क्या बात है बेटा, हमसे तो बताओ, हमसे कहने में क्या परेशानी है? रोशनी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है नहीं आंटी, कोई परेशानी नहीं है। वह शेफाली कहती है हो सकता है तुम इतने पहले नहीं जाना चाहती होगी। ठीक है ना, तो फिर मैं और माँ कल चले जाते हैं और शादी के एक दिन पहले तुम वरुण और ईशान के साथ आ जाना। ठीक है? वरुण वहाँ जाता है और कहता है किसको कहाँ आना है? शेफाली कहती है वह रोशनी इतने समय पहले नहीं जाना चाहती है। वैसे भी वहाँ पर मैं और माँ कुछ तैयारी करेंगे, तो रोशनी तुम्हारे साथ और ईशान के साथ कुछ दिन बाद आ जाएगी, मतलब शादी के एक दो दिन पहले। रोशनी कहती है मेरी फिक्र मत करो ना, तुम लोग जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर रह लूँगी। वैसे भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। शेफाली कुछ कह रही होती है तो करुणा जी कहती हैं रहने दो ना, अगर उसका मन नहीं है तो। शेफाली कहती है लेकिन माँ वह भी चलती तो अच्छा लगता ना। रोशनी कहती है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं नहीं चल सकती। करुणा जी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। शेफाली कहती है तो ठीक है, फिर हम लोग चले जाते हैं, तुम यहाँ ईशान के साथ रह लो। इस बात पर कर्णा जी और वरुण दोनों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। शेफाली कहती है हाँ मैं ईशान को लेकर जाऊंगी, तो मैं तो इतनी बिजी रहूंगी तो मैं तो संभाल नहीं पाऊंगी। वह किसी और के पास होगा ना, और फिर मैं ये सोचकर परेशान होती रहूंगी कि वह ठीक है या नहीं। उससे अच्छा है कि वह यहाँ आराम से रोशनी के पास रहे। वहाँ शादी वाला घर होगा, शोर शराबा होगा, वहाँ मैं कैसे उसका ध्यान रख पाऊंगी? वैसे भी मैं अकेले उसका ध्यान रख नहीं पाती हूँ और माँ भी तो वहाँ बिजी रहेंगी ना। इससे अच्छा तो यह है कि वह यहाँ शांति से रोशनी के पास रहेगा और उसे रोशनी के पास रहने में कोई परेशानी भी नहीं है। रोशनी कहती है लेकिन शेफाली कहती है अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है?
नहीं, मैं इसमें तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम यहाँ पर रहो, यहाँ पर सब लोग हैं, तो मैं भी निश्चिंत रहूंगी। और तुम ईशान के साथ रहोगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, वरना हम लोग वहाँ एंजॉय करेंगे और तुम यहाँ अकेली रहोगी। ठीक है? ठीक है ना? शेफाली थोड़ा जोर देते हुए कहती है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वरुण कहता है, तो फाइनल क्या डिसीजन हुआ? शेफाली कहती है, फाइनल डिसीजन ये है कि हम लोग कल चलेंगे और रोशनी यहीं पर रहेगी ईशान के साथ। ओके रोशनी? रोशनी कहती है, ओके। शेफाली कहती है, वैसे मेरी एक बात मानोगी? रोशनी कहती है, हाँ कहो ना। शेफाली कहती है, तुम नहीं चलोगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी और माँ की शॉपिंग में हेल्प तो करवा दो। रोशनी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। शेफाली कहती है, ठीक है तो तुम जल्दी से रेडी होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करती हूँ। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। करुणा जी शेफाली की तरफ देख रही होती हैं। शेफाली मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है माँ, ऐसे प्यार से क्यों देख रही हो? करुणा जी कहती हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बेटी को इस तरह से देखकर। तुम रोशनी की बहुत फिक्र कर रही हो। शेफाली कहती है, माँ जितना उसने हम लोगों के लिए किया है ना, उसका अगर मैं 1% भी कर पाऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे माँ, आपने मोहित से बात कर लिया है ना? और क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट वह भेज रहा है ना? करुणा जी कहती हैं, हाँ मैं बात कर लेती हूँ। शेफाली कहती है, ठीक है माँ, आप जल्दी से बात कर लीजिए। वो वरुण की तरफ देख रही होती है, जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो वह अपनी बहुओं को उठाकर इशारे में पूछती है, तो वरुण अपना सिर ना में हिला देता है। अब मन्नू अपने केबिन में होता है। उसकी टेबल पर काफ़ी सारी फाइल्स खुले हुए होते हैं। वह फ़ोन पर किसी से बात भी कर रहा होता है और कुछ फाइल में देख भी रहा होता है। तभी वहाँ पर सलोनी आ जाती है और वह अभी को इस तरह से देखती है तो कहती है, सर आप लगभग 1 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं, आराम से बैठ जाइए ना। लेकिन अभी अपने काम में इस तरह से खोया हुआ होता है कि वह सलोनी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सलोनी को सोचती है और वह वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी लेकर आती है और अभी को देकर कहती है, सर आपके लिए कॉफ़ी। अभी हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मैंने कॉफ़ी के लिए कहा था क्या? सलोनी कहती है, नहीं, आपने कहा नहीं था, लेकिन आप तब से काफ़ी बिजी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा। अभी कहते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। काफ़ी कम दिन में ही मुझे जानने लगी हो। सलोनी जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट आ जाती है। वहाँ से अपने डेस्क पर चली जाती है और मुस्कुरा रही होती है। तो उसकी बगल वाली एम्प्लॉय कहती है, क्या बात है, इतना क्यों खुश हो रही हो? सलोनी उसे कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। वह कहती है, वैसे अब मन्नू सर की लाइफ में कोई है नहीं, तो चांस तो है तेरा। सलोनी कहती है, उनको मैं पसंद हूँ या नहीं और मेरा चांस कितना है ये भी पता नहीं, लेकिन मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके लिए कुछ भी करके ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सलोनी मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगती है। समीर और कशिश दोनों की इंगेजमेंट की डेट उनके घर वाले फिक्स कर देते हैं। दोनों अभी से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह इतना बिजी होता है कि उनकी कॉल भी रिसीव नहीं करता है और अगर कॉल रिसीव कर भी लेता है तो ये कहकर कट कर देता है कि वह कुछ देर बाद कॉल वापस करेगा और वह कॉल करता भी नहीं है। समीर उससे मिलने ऑफिस भी जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इतना बिजी होता है कि उससे मिल नहीं पाता। समीर और कशिश रितु जी और रणविजय जी से मिलने के लिए घर आ जाते हैं। वह लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। समीर कहता है, अंकल आज यहाँ पर एक खास रीज़न से आया हूँ। रणविजय जी कहते हैं, हाँ कहो ना। समीर कहते हैं, अंकल मेरी और कशिश की इंगेजमेंट होने वाली है, तो उसी का आप लोगों को इनविटेशन देने आया। वैसे सच कहूँ तो अभी से बात करना और मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि अभी तक उसे ये बात बता भी नहीं पाया हूँ। और जब उसे बताऊँगा ना तो हम पर ही गुस्सा करेगा कि हम लोगों ने उसे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। रणविजय जी कहते हैं, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिजी तो वह कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मुझे भी उसे ठीक से देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। मैं उससे 2 दिन पहले मिला था, जब भी मिला नहीं था मैं ऑफिस जा रहा था तो बस मुस्कुरा कर निकल गया। इस बात पर समीर और कशिश दोनों हंसने लगते हैं। रितु जी कहती हैं, तुम्हारे अंकल को ना हमेशा शिकायत ही करनी होती है, वह काम कर रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं। समीर कहता है, अंकल आंटी काम करना तो ठीक है, लेकिन इतना भी क्या बिजी हो गया,
उसने दो दोस्तों की पार्टी छोड़ दी, जबकि एक की एंगेजमेंट थी और एक की रिसेप्शन। दोनों नाराज बैठे हैं। उससे मिलने की बात कर रहे थे और मिलकर उसे अच्छे से डांटेंगे। सबसे बड़ी बात, उसके कारण तो मैं हमेशा फंस जाता हूँ। सभी कहते हैं कि तुम दोनों तो हमेशा साथ में रहते हो, तो उसे लेकर क्यों नहीं आए। अब मैं उन लोगों को क्या बताऊं कि मुझसे भी तो उसकी मुलाकात नहीं होती। कशिश कहती है, वैसे मैं सच बता रही हूँ। अगर हमारी इंगेजमेंट में मैं नहीं आया तो फिर तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगी। रणविजय जी कहते हैं, तो मिलो अपने दोस्त से और उसको धमकाओ। कशिश कहती है, अंकल इसी बात की तो टेंशन है कि वह मिल ही तो नहीं रहा। उसी वक्त अभी वहाँ पर आ जाता है। रणविजय जी उसे वहाँ देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि दोपहर में वह कभी घर नहीं आता। अभिमन्यु भी उन लोगों को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, समीर, कशिश, तुम लोग यहाँ इस वक्त। समीर उससे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। रितु जी कहती हैं, अभी तुम इस वक्त। अभी कहते हैं, हाँ मम, मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जा रहा था और उस प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल थी ना, वह सब यहीं घर पर ही है, तो बस वही लेने के लिए आया था। कशिश, अब हमें चलना चाहिए। समीर कशिश की तरफ देखकर कहता है। अभी हैरानी से समीर की तरफ देखता है और कहता है, क्या हो गया, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा ये तो। कशिश कहती है, ये बहुत नाराज है तुमसे। अभी हल्का मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ दिखाकर कहता है, इतना नाराज क्यों है। समीर कहता है, ओह, तो तुम्हें मेरा चेहरा याद है, मेरा नाम भी याद है, या काम में वह भी भूल गया। अभी कहता है, तू तो कम से कम मुझसे ऐसे बात मत कर, तू जानता है सब कुछ। समीर उसके गले लग जाता है और धीरे से कहता है, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा नाराज नहीं हो रहा हूँ। वो उससे अलग होते हैं और कशिश की तरफ देखकर कहता है, हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। इस बात को तुझे बताने की पिछले एक हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू ना मिल पा रहा है और ना बात कर पा रहा है, तो मैंने सोचा अंकल और आंटी को तो बता दें। अभी ये सुनकर खुश हो जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी अच्छी न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। वह कशिश के चेहरे पर देखने लगता है तो कशिश भी मुस्कुरा देती है। समीर कहता है, मैं तेरा कांग्रेचुलेशन सुनने के लिए नहीं आया हूँ। सुन ले, अगर हमारी इंगेजमेंट में तू नहीं आया तो फिर सोच ले क्या होगा तेरा। अभी कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना आऊँ। समीर कहता है, वैसे मैंने तो सोच लिया था कि तुमसे तो अपॉइंटमेंट लेने पर मुलाकात होती है ना, तो मैं तुझे अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलता। अभी कहता है, चल अब अपनी नाराज़गी छोड़, समझा। मम, हम सब लोग डिनर साथ में करेंगे आज। कशिश कहती है, क्या बात है, इतना समय दे दोगे आज। अभी कहता है, यार कशिश, कम से कम तू तो इसकी तरह मत बोल। रणविजय जी कहते हैं, अब वह ऑफिशियली उसकी फियांसे होने जा रही है तो किसकी तरह बोलेगी। अभी कहता है, हाँ मैं तो ये भूल ही गया था। उसकी बात पर सभी हंसने लगते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।